इस वक्त देश के अंदर अगर कोई मुद्दा सबसे बड़ा बनाया जा रहा है, इस वक्त अगर देश के अंदर अगर किसी मुद्दे में सबसे ज्यादा हवा भरी जा रही है, जिसको उछाला जा रहा है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। और एक बहस खड़ी की जा रही है कि क्या देश के अंदर एक देश एक चुनाव हो या जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से हो। इस पर सबसे महत्वपूर्ण राय मैं आपको बताता हूं, एक्सपर्ट की राय, वो व्यक्ति जो व्यक्ति सिस्टम का हिस्सा रहा है, उनकी राय सुनिए आप। ओपी रावत साहब हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और इन्होंने जो बात कही है उसको गहराई से सुनिए। इन्होंने बताया कि अगर एक देश एक चुनाव अगर करवाना भी है तो वो कैसे हो सकता है, उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है। इन्होंने एक एक करके सारी चीजें बताई हैं। तो डिटेल में मैं आपको पहले इनकी राय बताऊंगा और उसके बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग राय आई है फिर वो सुनेंगे। ओपी रावत साहब जो कि चुनाव आयुक्त रहे हैं, कई चुनाव इनके कार्यकाल में हुए हैं, इन्होंने कहा है कि अगर चुनाव एक साथ करवाना है पूरे देश के अंदर तो आज कम से कम हमको 35 लाख और ईवीएम चाहिए होंगी। टेक्निकल चीजें ये बता रहे हैं कि 35 लाख ईवीएम जो है वो 35 लाख हमें और चाहिए होंगी, तब जाकर के हम एक देश एक चुनाव की बात सोच सकते हैं, कर सकते हैं। पहली चीज जो चुनाव आयोग को चाहिए होगी, और उसके लिए चुनाव आयोग को पैसा चाहिए। 35 लाख ईवीएम फिर चुनाव आयोग खरीदेगा, खरीद करके उनकी जांच होगी, जांच होकर के फिर यह बताया जाएगा कि हां ये ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। ओपी रावत ने कहा है कि ये जो मसला है कि मोदी साहब कह दे शाम को टीवी पर आकर के कि एक देश एक चुनाव होगा और कल सुबह से लागू हो जाए, ऐसा नहीं है। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत जो है वो साल भर का समय लग सकता है, 1.5 साल का समय लग सकता है, 2 साल तक का समय लग सकता है। और इन्होंने डिटेल में चीजें बताई है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो यह है कि हमें 35 लाख ईवीएम और चाहिए होंगी, क्योंकि आज जो ईवीएम का जो मसला है वो ये है कि बंगाल में चुनाव होते हैं, बंगाल के अंदर जिस ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं तो फिर वो ईवीएम मशीन जो है वो बिहार दे दी जाती है। बिहार के अंदर जिससे चुनाव होता है वो बंगाल, फिर उसके बाद पंजाब में भेज दी जाती हैं, पंजाब में कर्नाटक वाली जो है वो यूपी में भेज दी जाती हैं, मध्य प्रदेश वाली जो है वो हरियाणा में भेज दी जाती हैं। तो इस तरह से अदली बदली करके जो है चुनाव होता है। हमारे पास में इतनी ईवीएम मशीन नहीं है कि हम सारे चुनाव एक साथ करवा सकें। और मोदी साहब क्या कह रहे हैं, उनकी सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उनकी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे चुनाव एक साथ हो जाएं। मसलन कि जो एमपी का इलेक्शन है वो भी, एमएलए का इलेक्शन है वो भी, और उसके साथ साथ जो है वो पार्षद का जो इलेक्शन होता है वो भी, पार्षद का इलेक्शन, आपके काउंसलर का जो इलेक्शन है वो भी जो है वो एक साथ हो जाए। तो ये सारी बात जो है वो इनकी तरफ से कही जा रही है। तो आप ये देखिए कि एमपी के लिए एक ईवीएम चाहिए, एमएलए के लिए एक ईवीएम चाहिए और पार्षद के लिए एक ईवीएम चाहिए। मतलब कि आज हमारी कंडीशन ये है कि हम जो है वो इधर से उधर ईवीएम जो है ट्रांसफर करते हैं। और कई बार आपने खबरें सुनी होंगी ना कि क्या निकल करके सामने आता है कि फला जो है कि ईवीएम थी वो, उसके अंदर जो वोट थे वो खत्म नहीं कर रहे थे और ये दोबारा से जो है वो ईवीएम वहीं पर वैसे आ गई। हालांकि इसके चांस नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती हैं, क्योंकि ईवीएम कहीं पर अगर वोटिंग हुई है तो फिर उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है। ईवीएम को जो है उनको खाली किया जाता है, फिर दोबारा से चेक करके फिर दोबारा से सील करके तब भेजा जाता है। तो आज हम इस कंडीशन में भी नहीं है कि हम जो है वो यूपी के अंदर अकेले एक चरण के अंदर चुनाव करवा दें और वहीं पर जो है वो तीनों जो है कि ईवीएम जो है वो रखवा दें। क्योंकि यहां पर इसका मतलब ये होगा कि एक स्कूल के अंदर जहां पर हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक ईवीएम रखी होती है हमारे सामने, और एक ईवीएम के अंदर जो है वो हम बटन दबाते हैं एमएलए के लिए, तो वो हमारे विधायक जो चुने चले जाते हैं। लेकिन अब ये होगा कि हमारे पास में फिर अलग एक कमरा और होना चाहिए स्कूल के अंदर, या अलग स्कूल होना चाहिए जिसमें हम जाकर के वोट दबाएं। तो एमपी के लिए वोट दबाएं, एक वोट जो है प्रधानमंत्री के लिए, एक वोट मुख्यमंत्री के लिए और एक वोट आपके पार्षद के लिए, मेयर के लिए। तो इस तरह से अलग अलग हमें 3 ईवीएम चाहिए होंगी, 3 प्रशासन। और फिर उसके साथ साथ देखिए आप, अगर एक देश एक चुनाव होता है तो ओपी रावत साहब कह रहे हैं
कि हमें जो है वो चुनाव आयोग को पैसा देना होगा, चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां होंगी, चुनाव आयोग फिर उसमें समय लेगा, सारी पार्टियों से बात करेगा, सारी पार्टियों से बात करके उनकी रजामंदी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप से चीजें हो जाएंगी, तो वो अपनी आप एक बड़ी चीज है। उसके बाद में ये दूसरी बड़ी बात जो कह रहे हैं, एक बात इन्होंने ये भी कही है कि इसके लिए हमें पुलिस प्रशासन जो है वो भी अतिरिक्त चाहिए होगा, क्योंकि आज भी अगर कहीं पर चुनाव होते हैं तो फिर उसके बाद में हमें पुलिस प्रशासन जो है वो हमारी स्टेट पुलिस नहीं लगती है, बल्कि उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स लगती है। तो हमें कितनी पैरामिलिट्री फोर्स उसके लिए चाहिए होगी, हर जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स लगेगी। स्टेट इलेक्शन होते हैं तब तो जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स लगती है, वो स्टेट की जो फोर्स होती है वो कामयाब नहीं होती, वो बाहर की सुरक्षा देखती है। तो दूसरी बात, जो बड़ी बात ये कह रहे हैं कि संविधान के अंदर भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। बगैर संविधान में संशोधन किए, फेरबदल किए हम ये नहीं कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 2015 में भी सरकार ने आयोग से पूछा था कि क्या ऐसे चुनाव करवाना संभव है, तो आयोग ने कहा था कि सरकार को जो है वो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ संशोधन के बाद में ये हो सकता है। संशोधन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं, चुनाव आयोग जाकर के संविधान में बदली करवाए। वो बदली करने का काम जो है वो देश की संसद का है, देश की सरकार का है, और सरकार अकेले नहीं कर सकती, उसके लिए विपक्ष का वोट भी आपको चाहिए होगा, विपक्ष की सहमति भी आपको चाहिए। संशोधन कोई अकेला प्रधानमंत्री नहीं बदल सकता है। ये माफ कीजिए, जो संविधान बदलने या हेरफेर करने या उसमें चीजें जोड़ने घटाने की जो बातें हैं, अकेले कोई सरकार नहीं कर सकती है। अब इसमें सवाल यह उठेगा कि 2015 में जब सरकार ने पूछा, यानी मोदी सरकार ने पूछा 2015 के अंदर, अपने 2014 में आने के बाद आपने पूछा, तो 9 साल तक आप कहां पर सो रहे थे? 9 साल तक आपने सुध-बुध क्यों नहीं ली? 9 साल तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ? अगर काम करना था, आपकी नीयत बिल्कुल साफ थी, तो ऐसा किया जा सकता था। संविधान के अंदर संशोधन करते, पहले से जो है चीजें को टेबल पर रखते कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, और अभी भी अगर आप करना चाह रहे थे तो अभी भी आपके पास में मौका था। पिछले साल भी आपके पास में मौका था, 2019 के अंदर भी। वो एक बड़ा मौका यह था कि जैसे 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके साथ साथ अभी जो चुनाव हुए हैं पिछले साल जो चुनाव हुए हैं, वो यूपी का चुनाव हुआ है। यूपी के चुनाव के साथ साथ जो है वो पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं, पंजाब के बाद गुजरात में आप देखिए। तो इस तरह से कुछ विधानसभाओं को आपको बढ़ाना था, कुछ विधानसभाओं को आपको घटाना था। तो करीब करीब जो है वो हमारे पास में ऐसी स्थिति हो जाती कि 5 जो अभी स्टेट हैं, 5-7 जो स्टेट पहले हुए हैं, 10 से 12 राज्य ऐसे होते जिनके इलेक्शन हम करवा सकते थे साथ में, और बाकी के जो है वो राज्यों की विधानसभाओं की सहमति ली जाती। उन राज्यों की विधानसभा की सहमति के बाद में फिर चीजें होती। तो 2 चीजें ये कह रहे हैं कि आपको संवैधानिक तौर पर जो है इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, संवैधानिक तौर पर इसमें फेरबदल करने पड़ेंगे। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा है। आपको ईवीएम चाहिए, चुनाव आयोग को पैसा चाहिए, चुनाव आयोग के पास पैसा है नहीं। अभी आपको संसद से जो है चुनाव आयोग के लिए एक बजट देना पड़ेगा, आपको पैसा भिजवाना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें होंगी। तो ये टेक्निकल चीजें जो है वो ये बता रहे हैं। अब ईवीएम की क्या हालत है और क्या हालत है मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, आप समझते हैं। अब इसके बाद में 2-3 जो है वो राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई, वो सुनिए जरा। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर, कि इस मुद्दे के ऊपर एक कमेटी बन गई है, और ये कमेटी में जो है वो अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद साहब को ले आया गया है, और जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होगा कि रामनाथ कोविंद जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका नाम जो है वो अपने से डाल दिया हो, या उनको जो है सुबह फोन करके कह दिया हो कि रामनाथ जी आपका नाम हम डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। जाहिर सी बात है एक प्रोटोकॉल के तहत उनसे जाकर के बात की गई होगी, उनको बताया गया होगा, उनको पूरा मसौदा दिया गया होगा, फिर उनको तैयार किया गया होगा, तब जाकर के कमेटी बनी है। मतलब कि सरकार कुछ समय से इस चीज को सोच रही थी। तो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है यहां पर कि अब इस मुद्दे को लेकर के सरकार कमेटी बना देती है, तो ये कह रही है कि मैं पूछती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने कमेटी बनाई क्या? आप चुनाव के लिए कमेटी बना सकते हैं तो महिला की सुरक्षा के लिए कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं? मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं? किसानों के अधिकार के लिए कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं? महिला आरक्षण जो है मिले उसके लिए कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं? बेरोजगारों के लिए कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं? 3 कमेटियां चुनाव आयोग की ये जो
एक देश एक चुनाव की जो बात है, इसको लेकर के पहले ही 3 कमेटियां आ चुकी हैं और वो कमेटी कहती है कि 5 संशोधन करने पड़ेंगे। आपने क्यों नहीं किया? आपकी नीयत, आपकी मंशा सब कुछ ठीक थी, तो 5 संशोधन जो करने की आवश्यकता थी आपने क्यों नहीं की? और आप करते उन चीजों को करके फिर जो है वो उसके बाद में टेबल पर रखते, फिर उसके प्लस माइनस पर बात होती। आप अचानक से क्या करना चाहते हैं? अब तो 4 महीने विधानसभा के चुनाव में बचे हैं और 8 महीने जो है वो लोकसभा के चुनाव में बचे हैं। तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव भी और आगे सरका दिए जाएं और ये विधानसभा के चुनाव भी और आगे सरका दिए जाएं? यानी साल 1.5 साल जो है वो मोदी जी वो चुनाव ही ना करें क्या? ऐसा क्या डर है साहब? ये तो कह रहे हैं हम 24 में आएंगे। दूसरी बात जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने कही है कि जो अटकलें हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, यह भारत की संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि संघवाद भारत की मूल संरचना का हिस्सा है। राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है, साथ ही विपक्ष शासित कई राज्य भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि मोदी सरकार अभी से देश को बता दे कि शीतकालीन सत्र कब होगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस पर बेफजूल में जो है बात करने वाली बात है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, और अगर होगा और ऐसा करेंगे तो संविधान के खिलाफ होगा, ये ओवैसी ने कहा है। इसके बाद में ये साहब देखिए आप, उत्तर प्रदेश के जो है डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं सुनिए। ये कह रहे हैं कि जब रोज रोज चुनाव होंगे तो विकास कब होगा? ये एक साहसिक फैसला है, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तरफ से मैं बधाई देता हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही है। ये कह रहे गदगद हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो ताली बजा रहे हैं और ताली बजा करके कह रहे हैं कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। लेकिन गजब की बात ये है, हंसी आ रही है मुझे थोड़ा, कि इस पर जो है अखिलेश यादव को तो सुन लेते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सफूगा छोड़ा और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। पिछली बार भी इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी बैठक रख ली थी, मोदी जी ने अपनी बैठक रख ली थी। ये एक राष्ट्र एक चुनाव सिर्फ धोखा देने के लिए है। अगर पूरे देश में एक चुनाव हो जाए तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? अगर लोकसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव भी करा दें तो इससे अच्छा और क्या होगा? अब फंसिए भैया, अब बोलिए भैया। अब डिप्टी सीएम है तो ये अगली बार डिप्टी सीएम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इस बात का भी तो सवाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं, आप करवाइए चुनाव। क्योंकि अगर आप चुनाव करवाते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में भी तो चुनाव होंगे, और उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। आज इंडिया बन गया है, जाहिर सी बात है कांग्रेस अलग लड़ी थी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी थी, और जब ये दोनों अलग अलग लड़े थे तब सीटों का भी फर्क रहा, वोटों का भी फर्क रहा, और कांग्रेस ये समाजवादी पार्टी ने अकेले लड़कर भी जो अच्छा प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस की ताकत अगर और उसके साथ मिल जाए तो और अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार होंगे? वो अपने स्टेट के अंदर विधानसभा को जो है वो भंग करने के लिए तैयार होंगे? सवाल ये भी है। इसके बाद में जो है तेजस्वी यादव का बयान आया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जहां तक एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है, हम प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव देंगे कि पहले 1 नेशन 1 इनकम तो करे। भाई देश में अगर आप यूसीसी करना चाहते हैं, आप देश में समानता करना चाहते हैं, तो 1 नेशन 1 इनकम करिए आप, कि सबकी समान जो है वो आय हो कम से कम। क्योंकि आज आय में आप देखेंगे तो कोई अमीर कितना है और कोई गरीब कितना है। और अभी कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, बाद में कहेंगे कि केवल केंद्र का चुनाव हो, राज्यों का चुनाव खत्म कर देंगे। ये सब बेकार की बात है, कहीं नहीं चलने वाली है। वो कह रहे हैं कि आज इनकी इस बात को मान लें, कल को ये कह देंगे कि राज्यों में विधानसभा के चुनाव की जरूरत ही नहीं है, क्यों बेकार में खर्चा कराना है, प्रधानमंत्री चुन लेते और प्रधानमंत्री देश चलाएगा, जैसे राष्ट्रपति के तौर पर होता है, जैसे और दूसरे मुल्कों में व्यवस्था बनी हुई है। तो कल को जो है ये वो बात रख देंगे। तो ये तेजस्वी कह रहे हैं बेकार की बात है। अब 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं, वो भी समझनी जरूरी है। देखिए बीजेपी के लोग बड़े गदगद हैं कि भाई एक बार जो है वो, और पता नहीं जिसने मोदी जी को जिसने सलाह दी है, ये जो फॉर्मूला दिया है, वो बहुत जो है वो खुश हो रहे होंगे कि अगर एक देश में एक चुनाव हो जाए तो मोदी के नाम पर जो है सेंटर में तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, स्टेट में भी वोट मिलेगा, और जहां पर हमारे हारने की संभावना है वहां पर हम जीत जाएंगे। लेकिन 2-4 उदाहरण सुन लीजिए आप, 2-4 उदाहरण सुन लीजिए, और वो उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है। पिछली बार अगर 2019 की बात करें, हम 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में क्या हुआ था उसको सुनिए जरा।
2019 में जो है बीजेडी और बीजेपी की जो हालत थी वो बहुत कुछ बयां करती है। 2019 में यह हुआ था कि उड़ीसा के अंदर बीजेपी और बीजेडी, बीजू जनता दल, वो आमने सामने थी, लेकिन लोगों ने सेंटर के लिए बीजेपी को वोट किया, स्टेट के लिए जो है वो बीजेडी को वोट किया। इसी तरह से दिल्ली के अंदर आप देखेंगे, दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा की सीटें वो मोदी को चली जाती हैं, जबकि विधानसभा के अंदर जो है वो केजरीवाल ही जिंदाबाद होता है, केजरीवाल ही जिंदाबाद होता है विधानसभा के अंदर। तो ये हालत है साहब, जब आपके सामने फॉर्मूले हैं। और इसके साथ साथ आप और देखिए हरियाणा के अंदर क्या हुआ। हरियाणा में ये होता है कि 10 की 10 सीटें जो हैं वो एमपी के अंदर मोदी जी के पास चली जाती है, जबकि स्टेट में ये होता है कि हालत इतनी पतली हो जाती है इन साहब की कि इनको गठबंधन करना पड़ता है उस पार्टी के साथ में जो पार्टी इनको जमुना पार छोड़ करके आने की बात कहती थी। तो ये हालत है। ये अगर बीजेपी को मुगालता है कि मोदी के नाम पर सब कुछ हो जाएगा, तो मोदी के नाम पर अगर सब कुछ होता तो फिर दिल्ली में जो है मोदी साहब ने क्या क्या नहीं किया। अमित शाह जो है वो थूक लगा करके पर्चे बांटते हुए अपनी वीडियो देखी होगी, गली गली में घूम रहे थे। तो क्यों नहीं दिल्ली के अंदर सबको सरकार बनवा ली। दिल्ली में तो मोदी रहते हैं, ये अमित शाह रहते हैं, पूरी सरकार दिल्ली में रहती है। आप क्यों नहीं करवा पाए? हरियाणा में सरकार क्यों नहीं बनवा पाए? आपकी सरकार नहीं बन रही थी, जोड़ तोड़ करके सरकार बनी है। फिर उसके साथ साथ आप एक बीजेडी का उदाहरण देख लीजिए, और फिर उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए आप, जो सबसे बड़ा राज्य आप जिसको कहते हैं, डबल इंजन कहते हैं, जो मोदी और योगी की ताकत जिसको आप बताते हैं, मोदी और योगी की ताकत फेल होती हुई नजर आई विधानसभा चुनाव के अंदर। विधानसभा चुनाव के अंदर किस तरह से पापड़ बेले गए और किस तरह से मोदी जी के आशीर्वाद देने की, योगी को आशीर्वाद देने की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई कि मोदी जी जो है वो योगी की पीठ पर हाथ रख रहे हैं, तब जाकर के चीजें हुई। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष के लिए मार करेंगी, और इसीलिए जो है जो इसके विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि ये इतनी आसान चीज नहीं कि आप बिल्कुल रातों रात जो इसकी घोषणा कर दो और रातों रात हो जाएगा, या 2-4 महीने की बात है, 2-4 महीने में हो जाएगा। 2-4 महीने में नहीं होगा साहब। पहले तो संसद की खिचड़ी जो है वो पकनी जरूरी है। वहीं पर जो है वो अडानी को लेकर के मामला खत्म नहीं होगा। अडानी को लेकर के पूरा विपक्ष जो है मांग करेगा। और दूसरी बात यह है कि आप 5 दिन के अंदर अगर आप कुछ कर भी देंगे तो फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि 1.5 से 2 साल का वक्त जो है वो ओपी रावत जो है ये बता रहे हैं यहां पर। तो बहरहाल हकीकत ये है, आपको आपसे कोई कुछ भी कहे, कोई आपको कोई बाइट वगैरह दिखाए, कोई जो है वो डिबेट वगैरह दिखाए, उसकी सच्चाई जो है वो आपके सामने है। अब आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि क्या हकीकत है और किस तरह से जो है हवा भरी जा रही है। दोनों चीजें लोगों को साफ साफ शेयर कीजिए, इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, क्या एक देश एक चुनाव जो है वो सही है, होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो मोदी जी पहले क्यों नहीं लेकर के आए? एक टाइम था इनके पास में। क्या अब हार को देख करके एक नई चीज खड़ी की जा रही है? 10 साल तक इनको किसने रोका था? क्या मोदी जी ने एक बार भी कहा इस चीज को? तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।